हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इससे पहले क्या है कि लेक्चर फर्स्ट है बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 में जो हमने किया था वो सारा सारा हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी और क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंस क्या है। और जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कुछ एक एक्सपेरिमेंट थे जो कि एक्सप्लेन करने में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, इसलिए हमें क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी थी। और वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और क्यों नहीं एक्सप्लेन करवाई थी, वो एक ओवरव्यू हमने पूरा का पूरा जो बेसिक है वो लेक्चर फर्स्ट में हम क्या है पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर सेकंड दे रखे हैं उनके लिए मस्ट है लेक्चर फर्स्ट देखना। तो आप पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसके बाद लेक्चर सेकंड कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें सारा आपकी जो बेसिक जो समझ है वो बन जाएगी लेक्चर फर्स्ट से, और लेक्चर 2 जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 2 में हम निकालना सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन केस ऑफ अलग अलग केसेस में, कि जब अगर हम कोई भी पोटेंशियल लगा देते हैं पार्टिकल को मोमेंटम प्रोवाइड करने वाले के लिए तो उस केस में कितनी वेवलेंथ होगी, और अगर हम पार्टिकल को मूव करवाते हैं किसी भी कोई भी थर्मल एनर्जी की हेल्प से तो उस केस में क्या डी ब्रोगली वेव होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो हमारा जितने भी जो कमिंग आर्टिकल है उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। तो इससे पहले एज यूजुअल वही हार्डली रिक्वेस्ट कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी कंटिन्यूटी के लिए जो लेक्चर अपलोड होते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि लेक्चर अपलोड हुआ है और आप कंटिन्यूटी में अपने क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्लीट कर पाए। तो हम शुरू करते हैं लेक्चर सेकंड। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमने क्या करना है कि हमारा जो वेव नेचर है लाइट का, ठीक है, जो हमारा वेव नेचर है लाइट का उसको क्या था, प्लैंक हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि अगर हमारी जो लाइट है वो क्या है, वेव होने के साथ साथ हमारा क्या शो करती है, एक पार्टिकल नेचर शो करती है। तो इसको बेस मान के हमारे जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी लाइट वेव होने के साथ साथ अगर पार्टिकल नेचर शो करती है तो हर एक पार्टिकल होने के साथ क्या करेगा, एक वेवी टाइप का बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने हमारा अपना ये हाइपोथेसिस दिया था, प्लैंक का ये हाइपोथेसिस था। प्लैंक का हाइपोथेसिस क्या कहता है, प्लैंक का जो हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जो लाइट है वो वेव होने के साथ साथ क्या है, एक पार्टिकल नेचर। और जो हमारा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एक पार्टिकल होने के साथ साथ उसका क्या है, एक वेव नेचर है, तो जिसको बोलते हैं हम ड्यूल नेचर ऑफ। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने इसको नाम क्या दिया था, मैटर वेव का, कि हर एक मैटर है, कोई भी मैटर है, कोई मास m का कोई भी पार्टिकल है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। ठीक है, ये किसने कहा था, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेव नेचर है हमारा लाइट का, तो प्लैंक ने क्या कहा था कि जो हमारा पार्टिकल जो लाइट है वो वेव होने के साथ साथ एक पार्टिकल पैकेट्स की बनी हुई है, और एक पैकेट की एनर्जी क्या है, एच न्यू। अगर इस तरह बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, एन एच न्यू। ये हमारे प्लैंक हाइपोथेसिस था। ठीक है, इसके बेसिस पे ही हमारे कौन कौन से ला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारा प्रूव हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा वो प्रूव हुआ था, कॉम्पटन इफेक्ट हमारा प्रूव हुआ था, पेयर प्रोडक्शन हमारा है वो भी इसी बेसिस पे ही प्रूव हुआ था। ठीक है, तो ये यहां से क्या था, प्लैंक का हाइपोथेसिस है वो सक्सेस हुआ था। ठीक है, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमारा ये था, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमारा था कि कोई भी मैटर है अगर वो किसी भी वेलोसिटी v से मूव करता है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव होगी। ठीक है, ये था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या कहा था कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और माइक्रोस्कोपिक हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो जो हमारी क्वांटम में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, साइज ऑफ सिस्टम या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है उसके कंपेरेबल होता है। ठीक है, और इसमें जो साइज होता है माइक्रोस्कोप में वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है किससे, डी ब्रोगली वेवलेंथ से। ठीक है, तो ये था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आज हम निकालने सीखेंगे, फर्स्ट क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ जी ब्रोगली
wavelength of electron a moving in a potential v। ठीक है, अगर कोई भी पोटेंशियल लगा दे, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। पी क्या है? मोमेंटम पार्टिकल का। अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके साथ एक मोमेंटम होगा। ठीक है, और पार्टिकल में मोमेंटम कब होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। ये दोनों कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। मास तो पार्टिकल का होता ही होता है, साथ में क्या है? उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी मूव करने के लिए, मूव उसको कौन करवाएगा? ठीक है, इस किस जो वेलोसिटी है वो किस तरह से आ सकती है? वेलोसिटी वो दो तरह से या तीन तरह से, कितने भी तरीके से आ सकती है। ठीक है, पार्टिकल का v मतलब पार्टिकल को मोशन प्रोवाइड करवाए। अब पार्टिकल को मोशन है वो किसकी हेल्प से प्रोवाइड करवा सकते हैं? हम किसी भी पोटेंशियल अप्लाई करके पोटेंशियल की हेल्प से करवा सकते हैं, या उसके ऊपर कोई एनर्जी बम्बार्ड करें हम। ठीक है, कोई भी क्या करें हम? एनर्जी बम्बार्ड करें, और वो एनर्जी भी कितनी भी तरह की हो सकती है हमारी। ठीक है, वो एनर्जी क्या हो सकती है? हमारी थर्मल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, वो एनर्जी हमारी क्या हो सकती है? ईएम एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं। तो वो एनर्जी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, अगर हम उनके ऊपर कोई एनर्जी बम्बार्ड करें तो भी क्या है? इनको क्या करें? थर्मल एनर्जी की हेल्प से क्या है? इनको इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और इनको क्या है? मूव करने के लिए क्या है? एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल लगा दें कि एक तरफ हायर पोटेंशियल लगा दें, एक तरफ लोअर पोटेंशियल लगा दें, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को रख दें, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या मूव करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करने की कोशिश करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए हम जो फर्स्ट केस देखेंगे वो क्या देखेंगे कि हमने लैम्डा को कैलकुलेट करना है कब? जब हमने क्या है? एक पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। तो एक हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, जिसका एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, एक जो टर्मिनल है वो क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या है? इस पे रख दिया। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या करेगी? लाइक दिस। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ऑब्वियस है। और इस पोटेंशियल की वजह से इसके बीच में जो इस इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी लग रही है वो कौन सी? ये इलेक्ट्रॉन है जो किसके इफेक्ट में है? ये यहाँ पे जो ये जो एनर्जी कोज कर रही है पार्टिकल इस पोटेंशियल की हेल्प से, ये कौन सी एनर्जी है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पे इस पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एक फोर्स जनरेट करेगा इस पे, जिसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो क्या होता है? E इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और यहाँ पे इस पोटेंशियल की हेल्प, इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और वो कितनी होती है? वो होती है हमारी Q इंटू में V। और Q यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E इंटू में V। तो यहाँ पे ये तो है, देखो यहाँ पे क्या हो गया? इस पोटेंशियल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? E इज इक्वल टू क्यू ई। और इस पोटेंशियल की वजह से, ठीक है, इसके पास क्या, इस सिस्टम के पास क्या है? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या है? U इज इक्वल टू क्यू वी। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है टू मूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स क्या है? कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है यही क्या होगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। यही क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? E इंटू में V। ठीक है, तो अब जो हमारी जो लैम्डा जो वेवलेंथ होती है दैट इज इक्वल टू क्या होती है? H अपॉन P। तो लैम्डा जो हमारा क्या हो जाएगा? H अपॉन P क्या होता है? 2me का अंडर रूट। और E क्या होती है? यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होती है? 2me नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में जो वेवलेंथ आ जाएगी दैट इज इक्वल टू H ओवर 2m, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी? EV। ठीक है, जब हम यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे और E की वैल्यू पुट करेंगे चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो जो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई अंडर रूट V। V क्या है? जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये कितना भी हम बैटरी 50 वोल्ट की लगा सकते हैं, 100 वोल्ट की लगा सकते हैं, 5 वोल्ट की लगा सकते हैं, 2 वोल्ट की लगा सकते हैं। जो भी वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाया है उस पोटेंशियल की यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, अब जो ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल क्या है? दो तरह का हो सकता है।
ठीक है, ये पोटेंशियल क्या है, दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, एक हो सकता है लो पोटेंशियल और एक हो सकता है हाई पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम लो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इट मीन्स जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी या फिर स्लो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो क्या करेगा, लो वेलोसिटी से मूव करेगा। और यही अगर पोटेंशियल हम हाई कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, अप्रोच कर जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अगर हम पोटेंशियल हाई कर दें तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो वो वेलोसिटी है वो अप्रोच कर सकती है वेलोसिटी ऑफ लाइट को। ठीक है, इसलिए पहला केस तो हमने जो देखा, जो हमारी लैम्डा इज इक्वल टू आई वेवलेंथ आई थी वो क्या आई थी, 2.27 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट वी, और इसका फॉर्मूला क्या आया था, H/2m, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी EV। तो ये क्या थी हमारी जो वेवलेंथ थी वो किसके केस में थी, जब हमारा क्या था, पोटेंशियल लो था, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, तो यहां पे जब वेलोसिटी लो रहेगी तो ये कौन सा केस बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, और अगर यहाँ पे वेलोसिटी हाई हो जाती है तो ये क्या बन जाएगा, रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, तो यहां पे जब हमारी क्या थी, वेलोसिटी लो थी, वेलोसिटी लो थी तो हमारी जो लो नॉन रिलेटिविस्टिक केस था वहां पे हमारी जो वेवलेंथ आई थी, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। इसके केस में देखो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके। ठीक है, तो जो नॉन रिलेटिव केस में जो हमारी वेवलेंथ आई दैट इज इक्वल टू H/2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आई थी हमारी। ठीक है, अब हमने देखना है रिलेटिविस्टिक केस। तो रिलेटिविस्टिक केस में क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिविस्टिक केस में क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P, ये क्या हो जाएगा H/mv, और m क्या है यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक मास बन जाएगा। और रिलेटिविस्टिक मास आपको पता है क्या होता है, m/1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटू में v, ये आएगा हमारा किसके केस में, जो वेवलेंथ आएगी वो नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉर रिलेटिविस्टिक केस द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज गिवन एज, आप सबको पता है कि जो हमारी रिलेशन होता है किसके केस में, टोटल एनर्जी के बीच में और मोमेंटम के बीच में, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस में m0 स्केयर sec4, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। और ये क्या है हमारा m, जो m0 है ये क्या है हमारा रेस्ट मास। ठीक है, और एक रिलेशन और होता है E, ये क्या है हमारी टोटल एनर्जी सिस्टम की। ठीक है, वो क्या होती है हमारी रेस्ट मास एनर्जी प्लस क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो E आ जाएगा, रेस्ट मास एनर्जी हमारी कितनी होती है, m0 सी स्केयर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें, अगर इसको बोथ साइड स्केयर करेंगे तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी, हमारी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पी स्केयर सी स्केयर प्लस में m0 स्केयर sec4 इज इक्वल टू, इसका स्केयर करेंगे बोथ साइड्स तो m0 स्केयर sec4 प्लस में काइनेटिक एनर्जी का स्केयर प्लस में क्या हो जाएगा 2m0 सी स्केयर इंटू में काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन आ गई हम थर्ड। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं से देख लो, m0 स्केयर 4 से m0 स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस स्केयर बचेगा पी स्केयर सी स्केयर, और इस साइड काइनेटिक एनर्जी स्केयर, और यहाँ पे क्या है ए काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का स्केयर इज इक्वल टू क्या था हमारा पी स्केयर सी स्केयर, और इस साइड क्या थी हमारी काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म, माइनस में हो जाएगी ये क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से अगर हम पी स्केयर सी स्केयर, तो पी की अगर वैल्यू निकाल लें यहां से, तो पी स्केयर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का स्केयर प्लस में क्या हो जाएगी 2m0 सी स्केयर इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और पी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगी सारी के सारी। ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का स्केयर प्लस में काइनेटिक एनर्जी को इस साइड ही लिख लो, चाहे एक साइड ही 2m0 सी स्केयर।
ठीक है, अगर हम क्या करें, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी सी यहाँ पे आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी। ठीक है, तो ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई कर दो, पी सी, और नीचे भी क्या है, एच सी, नीचे भी पी सी। तो ये पी सी की वैल्यू है। ठीक है, एच सी को एज इट इज रखो, पी सी की वैल्यू रख दो। यहाँ पे पी सी की वैल्यू क्या आएगी, बाहर में सी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस में काइनेटिक एनर्जी इंटू में 2m0 सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई यहां जो था ना, यहां हमने एक गलती कर दी कि पी स्क्वायर जब इधर आया तो ये सी स्क्वायर बाई में आ जाएगा ना इसके सारे के, सी स्क्वायर, और यहां पर जब आएगा तो ये क्या जाएगा, सी स्क्वायर अंडर रूट में, और ये सी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती कर दी थी हमने। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एच सी ओवर में काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस में 2m0 सी स्क्वायर इंटू में काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया जर्नल फॉर्मूला। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लगाई थी उसकी वजह से क्या थी, ईवी। तो अगर हम यहाँ पे ईवी पुट कर देते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईवी का स्क्वायर प्लस में 2m0 सी स्क्वायर इंटू में ईवी और अंडर द रूट। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू एच, क्या आया था हमारा, एच सी डिवाइडेड बाई क्या था, ईवी का स्क्वायर प्लस में 2m0 सी स्क्वायर ईवी, यही था ना। तो अगर हम इसको यहां से क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें, 2m0 ईवी और सी स्क्वायर भी कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच सी अंडर रूट कॉमन निकाल लें 2m0 सी स्क्वायर, और ईवी भी अगर कॉमन निकाल लें तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा, ईवी डिवाइडेड बाई 2m0 सी स्क्वायर, यही बच जाएगा ना। अगर हमने 2m0 सी स्क्वायर ईवी अगर ये पूरा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर एक ईवी बचेगा और बाई में 2m0 सी स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा हमारा। तो ये जो केस है हमारा, ठीक है, यहां से अगर सी बाहर आया तो देखो ये क्या, ये सी स्क्वायर बाहर, तो ये क्या आ गया, एच ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आएगा तो सी हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2m0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 प्लस ईवी बाई 2m0 सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फाइनल हमारा किसके लिए, रिलेटिविस्टिक के लिए। वेवलेंथ आ गई हमारी फॉर रिलेटिविस्टिक केस। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये नॉन रिलेटिविस्टिक वाला है, और ये जो टर्म आई है दिस इज द टर्म, दिस इज द एक्स्ट्रा टर्म। तो यहाँ पे अब हमारे क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। ठीक है, तो जो हमारी लैम्डा रिलेटिविस्टिक आई, लैम्डा रिलेटिविस्टिक वो क्या आई, एच ओवर अंडर रूट 2m0 ईवी 1 प्लस में ईवी ओवर 2m0 सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक में कब कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इफ क्या हो जाएगा, इफ 2m0 सी स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन ईवी। इस केस में क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 1/∞ 0, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेटिविस्टिक केस है लैम्डा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा नॉन रिलेटिविस्टिक, और वो किसके बराबर आएगा, h ओवर 2m0 ईवी। ये ठीक है, कब, जब हमारा क्या हो जाएगा, 2m0 सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी
रेस्ट मास एनर्जी है 2m0c²। ये रेस्ट मास एनर्जी है और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इट मींस क्या है कि अगर रेस्ट मास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ। ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूमेरिकल्स में कि इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आपको दे दे, मान लो 1000, ठीक है, 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मान लो दे दी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछ ले कि उसकी जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो कितनी होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जब रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या है, आप रेस्ट मास एनर्जी और आते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये तो रिलेटिविस्टिक केस बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कंपैरिजन देखना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पुट करके क्या है, वैल्यूज निकाल देनी है। आपको कोई भी रिलेटिविस्टिक केस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली वो केस क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस कि इफ, ये वाला फर्स्ट केस, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी थी हमारी, जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी हमारी, E² इज इक्वल टू क्या थी, P² C² प्लस में क्या थी, m0² C⁴। अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इसको 0 मान सकते हैं हम। तो E क्या हो जाएगा, m0 C²। दिस इज द टोटल एनर्जी इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक। अगर रेस्ट मास एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से होती है, तो उस टाइम जो सिस्टम की एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है E इक्वल टू m0 C² से, ठीक है। सेकंड केस हम क्या लेंगे, सेकंड केस का क्या था हमारा कि अगर हमारी रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से बहुत कम है, ठीक है, तो उस केस में ये कम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा। E² इज इक्वल टू P² C²। इस केस में जो हमारा क्या बन जाएगा, रिलेटिविस्टिक, की रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा है और जो हमारी वेलोसिटी है वो अप्रोच कर रही है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। तो उस केस में जो हमारा रेस्ट मास एनर्जी है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और मूविंग की वजह से जो हमारी दूसरे वाला जो फैक्टर है P² C² ये इनहांस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम की टोटल एनर्जी बनेगी इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक, तो यहाँ पे टोटल क्या होती है, E इज इक्वल टू PC, और यहाँ जो मोमेंटम आएगा रिलेटिविस्टिक के केस में वो क्या आएगा, P इज इक्वल टू E/C, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, वही वाला केस, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, H/2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटू में 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2m0 C²। ये काइनेटिक एनर्जी पिछले तो हमने पोटेंशियल की वजह से किया था ना, तब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो EV थी। ये काइनेटिक एनर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, EM वेव रेडिएशन की वजह से हो सकती है, थर्मल एनर्जी की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ गया। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ केस, रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिख लेना, आप नोट कर लो इसको। जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, इसी के बेसिस पे हम सारे आने वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड केस, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग with kinetic energy in expanse of thermal energy, in expanse of thermal energy मतलब T, ठीक है। एक्सपेंस ऑफ मतलब हमने थर्मल एनर्जी का खर्च किया है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, ठीक है, हमने थर्मल एनर्जी दी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो थर्मल एनर्जी है ना, वो थर्मल एनर्जी इतनी हाई नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इतनी ज्यादा हाई कर सके कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करे, ठीक है। थर्मल एनर्जी में इतनी पावर या इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो इस केस में रिलेटिविस्टिक केस तो होगा नहीं, रिलेटिविस्टिक केस तो बनता नहीं। इस केस में सिर्फ क्या बनेगा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस,
किसके केस में, थर्मल एनर्जी के केस में। न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, जो CSIR नेट में जो बी वाला पोर्शन है 3.5 वाले हैं मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी के केस में क्या बनेगा हमारा ये। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा H/P। ठीक है, और पी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सॉरी पी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m होता है ना, पी स्केयर बाय 2m। तो पी स्केयर क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो जो हमारी थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी होती है हमारी, वो क्या होती है, हमें पता है कि जो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम हमारी क्या कहती है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारी क्या कहती है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमारी ये कहती है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद each degree of freedom is half kBT। हमारी ये कहती है, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम भी कहते हैं हम इसको, ये हमें क्या कहती है, ये हमें ये कहती है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को, या किसी भी कोई कुछ भी हो सकता है हमारा सिस्टम, इलेक्ट्रॉन गैस का सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हम उस सिस्टम को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करेगी, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम को ओबे करेगी। मीन्स क्या होगी कि पार्टिकल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, ठीक है, वो अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग उसके पास एनर्जी होगी। जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते जाएंगे वहां पे क्या होता जाएगा, उसका क्या है केबीटी से मल्टीप्लाई होता जाएगा, हाफ केबीटी से। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान लो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या हो जाएगा, f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर किसी भी सिस्टम के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर किसी भी सिस्टम के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है कि उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ केबीटी। इसी तरह से अगर किसी भी सिस्टम के पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसके पास कितनी होगी एनर्जी, f/2 kBT। ये क्या होगी, उसके पास क्या होगी एनर्जी, एनर्जी मतलब पार्टिकल के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास क्या होगी, f/2 kBT। और वैसे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती क्या है, p²/2m। तो दोनों को अगर इक्विवेलेंट पुट करें f/2 kBT, तो जो हमारा p आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा mf kBT अंडर रूट। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको वेवलेंथ निकालनी होगी तो वो क्या आ जाएगी, h/p। ठीक है, अगर आपको मास गिवन है पार्टिकल का, डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है, kb कांस्टेंट आपको वैल्यू पता है, और अगर t गिवन है तो डायरेक्ट उसकी आप डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻23। ठीक है, और T इज द टेम्परेचर, आपको गिवन होगा कि 27 डिग्री C है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला आया है वो क्या आया है हमारा, H/mf kBT। ठीक है, कि इन केस ऑफ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन क्या है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी देन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्केयर या कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो आपको यहां से पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। क्यों, ठीक है, क्योंकि ये चीजें वेरिएबल है, अदरवाइज तो मास भी कांस्टेंट है। वैसे तो ये 2 चीजें वेरिएबल हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और टेम्परेचर। ठीक है, तो डिपेंडेंसी बहुत मैटर करती है CSIR नेट गेट में ना, घुमाने की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फॉर्मूलाज तो याद कर लेते हैं लेकिन इतनी एक्यूरेसी से नहीं उस चीज तक जा पाते। तो ये डिपेंडेंसी के भी 3.5 नंबर वाले सेक्शन में डिपेंडेंसी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे थर्मोस्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी डिपेंडेंसी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो एनर्जी के किस पावर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, 3-4 साल तक ये लगातार इसी तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो यहां से आपको ये फॉर्मूला होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें ये क्या कहती है कि अगर हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी क्या कहती है, हमारा जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन,
हमारा जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कहता है कि अगर हमने किसी सिस्टम को अंडर द, तो हमारा जो एज पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या है, हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम है अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल कैन पोसेस 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, पार्टिकल कैन पोसेस 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, और वो 3 टाइप्स वेलोसिटी हो क्या सकती है, वी आरएमएस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। हमारे मैक्सवेल ने ये कहा था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स जब हमने पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि जब कोई भी पार्टिकल्स है हमारा अंडर द इफेक्ट ऑफ क्या है, थर्मल एनर्जी, अगर वो सर्वाइव करता है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है या पार्टिकल्स है वो 3 तरह की वेलोसिटीज ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अभी आरएमएस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल के, ठीक है। तो जो हमारी वी आरएमएस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3 kBT अपॉन एम। हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 2 kBT बाई एम, और जो मोस्ट प्रोबेबल होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ए kBT डिवाइडेड बाई पाई एम, ठीक है। ये 3 तरह की वेलोसिटीज वो क्या है, ऑक्यूपाई करता है। तो अगर पार्टिकल के पास इन 3 तरह की वेलोसिटीज है, ठीक है, तो जो हमारा मोमेंटम, जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो किसके कारण होती है, एच ओवर पी, एच ओवर एम वी, मतलब वेलोसिटी के कारण होती है, जो हमारी वेवलेंथ होती है, ठीक है। पार्टिकल मूव करता है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारी वेवलेंथ आएगी। तो 3 तरह की अगर हमारी वेलोसिटी ऑक्यूपाई करता है पार्टिकल, तो 3 तरह की हमारी क्या आएंगी, वेव, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आएंगे, ठीक है। तो जो हमारी लैम्डा आरएमएस अगर हम निकाल लें आरएमएस के केस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच ओवर पी, तो ये क्या आ जाएगा एच ओवर एम वी आर एम एस, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, हाफ एम वी आर एम एस का स्केयर करेंगे तो अंडर रूट 3 kBT बाई एम था, तो अंडर रूट का जब स्केयर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 kBT डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। एम से एम हमारा कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, 3 kBT बाई एम। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो लैम्डा आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर पी, पी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, एच ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट जब हम करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 kBT डिवाइडेड बाई 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई वो क्या आ गई, यहां से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई वो क्या आ गई, एच ओवर अंडर रूट 3m kBT, ये क्या आई है हमारी लैम्डा आरएमएस, ठीक है। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा एवरेज के केस में। लैम्डा एवरेज के केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, और हाफ एम और वी क्या आ जाएगा हमारा 2 kBT बाई एम वी स्केयर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो क्या आ गई हमारी kBT, ठीक है। अब जो हम क्या करेंगे, जो वेवलेंथ निकालेंगे दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ वी लैम्डा एवरेज दैट इज इक्वल टू एच ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, तो h ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, kBT का अंडर रूट, ये क्या आ गई हमारी लैम्डा एवरेज, ठीक है। थर्ड है हमारा क्या निकालनी है हमने, लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल। लैम्डा जो मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, वही जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ एम, और वी स्केयर क्या था हमारा 8 kBT डिवाइडेड बाई पाई एम, एम से एम काट दो, 2 से क्या आ जाएगा 4, तो जो लैम्डा आएगा दैट इज इक्वल टू एच ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी क्या ये है हमारी 4 kBT बाई में पाई का अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी लैम्डा इज इक्वल टू एच अंडर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा 8m kBT। दिस इज द वेवलेंथ इन केस ऑफ इफ पार्टिकल इज मूविंग विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो ये क्या आ गई हमारी लैम्डा एम पी, ठीक है। तो यहां से देखो जो मैंने आपको वेलोसिटी का ऑर्डर बताया था, जो हमारी है वो क्या होती है, सबसे पहले क्या आती है आरएमएस, वेलोसिटी की बात कर रही हूं मैं, वी आरएमएस, फिर हमारी होती है वी एवरेज, और फिर हमारी होती है वी मोस्ट प्रोबेबल। अगर आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस लैम्डा एवरेज और लैम्डा
मोस्ट प्रोबेबल। उल्टा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर पी और एच ओवर एम वी, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो v क्या है हमारे, क्या है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी हमारी सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो ये ऑर्डर भी आपने याद रखना है किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट में, आपके किसी भी पीजीटी के एग्जाम में ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हर एक चीज आपको बारीकी से, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो था आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने कैलकुलेट की, किस केस में कैलकुलेट किया आपने, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इन्हीं दो पे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, और हम आगे आने वाली कमिंग में हम असाइनमेंट भी करेंगे इन टॉपिक्स पे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने एक तो की कि इफ पार्टिकल इज मूविंग, इफ पार्टिकल, और पार्टिकल क्या होता है हमारा क्वांटम सिस्टम में, हम इलेक्ट्रॉन ही मान के चलते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V, अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल V। और ये V है जो, ये क्या हो सकता है, लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। जब लो होगा तो ये कौन सा केस बनेगा, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। और जब हाई होगा तो ये कौन सा बनेगा, रिलेटिविस्टिक केस, रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस जो डिस्कस किया था वो किया था ये फर्स्ट केस। ठीक है, और सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया वो क्या किया कि इफ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, इफ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, अंडर द इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों के केसेस में हमने क्या थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या किया है, कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये था हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ तक का आर्टिकल। अब हम जो नेक्स्ट जो आर्टिकल शुरू करेंगे इसके बाद में, वो हम शुरू करेंगे हमारा वेव पैकेट। ठीक है, इससे जो कमिंग आर्टिकल होगा वो होगा हमारा वेव पैकेट। ठीक है, वेव पैकेट की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या रिलेशन है, उसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आएगा आपका वेव फंक्शन से शुरू होगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे, 2 लेक्चर के बाद क्या होगा, आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, असाइनमेंट मतलब इन ये जो टॉपिक हमने, जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं अब तक, जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं, इनके बेसिस पे जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल बुक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, पॉसिबल बुक्स न्यूमेरिकल्स, वो हम करेंगे। ठीक है, और प्लस हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ओल्ड PYQs हैं जो हमारे किस में आए हैं, CSIR नेट गेट में आए हैं, CSIR नेट गेट। और ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये IIT जैम स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये हम सारे के सारे कवर करेंगे आने वाली नई वीडियो में। ठीक है, तो इसके लिए आप ये होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई है, कि दोबारा बताई जाएगी और समझाई जाएगी। और इसी तरह मेरे साथ कंटिन्यूटी में बने रहें प्लीज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।